नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं यतेंद्र शर्मा। अनलॉक में बढ़ रही छूट से कोरोना बेकाबू हो रहा है। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि कोरोना केस के मामले में ब्राजील को पछाड़कर भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मौजूदा हालात की बात करें तो देश में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 42 लाख के पार है। प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़ा 77,000 को पार कर गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश और प्रदेश दोनों जगह रोजाना रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। एनसीआर में शामिल जिलों का तो हाल बेहाल है। सोनीपत की ही बात करें तो सोनीपत के आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मुरथल के सुखदेव ढाबे के 65 से ज्यादा संक्रमित कोरोना मरीज मिले हैं। मुरथल के कई दूसरे और करनाल के कई ढाबों पर भी लोग संक्रमित मिले हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। ना जाने कितने लोग यहां खाने का लुत्फ उठाने पहुंचे होंगे और अपने साथ कोरोना लेकर गए होंगे। ग्राफिक्स के जरिए एक बार मुरथल के ढाबों का हाल हम दिखा देते हैं कि कहां पर कितने संक्रमित मिले। जीटी रोड के ढाबों पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुरथल के सुखदेव ढाबे के 65 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित मिले हैं और वहीं गरम धर्म ढाबे पर 10 से ज्यादा लोग जो उसके कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। करनाल के कई ढाबों के कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। मयूर ढाबे पर 4 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। ढाबों से जरा बचकर चलिए साहिबान। झिलमिल ढाबे पर 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि लगातार जो ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव लोगों की संख्या जो दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीटी रोड के ढाबों की, जहां पर मुरथल के सुखदेव ढाबे के 65 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हैं। वहीं गरम धर्म ढाबे पर भी 10 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। अब आपको जिलेवार आंकड़े दिखाते हैं कि किस जिले की क्या स्थिति है। फरीदाबाद की बात करें तो 13,898 अब तक पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 12,594 ठीक हो गए हैं। गुरुग्राम में 13,335 पॉजिटिव केस मिले हैं तो ठीक होने वालों की संख्या 11,513 है। सोनीपत में 5,046 केस अब तक मिल चुके हैं। वहीं 4169 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं रेवाड़ी में 3,902 पॉजिटिव केस मिले हैं, जहां कोरोना से ठीक भी करीबन 3,361 ठीक होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। वहीं अंबाला में 4,585 केस हैं। वहीं 3,754 केस इसमें से ठीक हो चुके हैं। रोहतक में 3,423 केस अब तक मिले हैं और ठीक होने वालों की संख्या 2,676 है। पानीपत में 4,605 तो ठीक हुए लोगों की संख्या 3,119 है। वहीं करनाल में 3,959 तो ठीक हुए लोग 2,400 हैं। ये हम आपको जिले के आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस जिले में कितने पॉजिटिव मिले हैं और कितने अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं हिसार में 2,934 केस मिले हैं। वहीं 2,169 उसमें से ठीक भी हो चुके हैं। पलवल में 1,631, वहीं 1,507 ठीक हुए हैं। पंचकुला में संक्रमित लोगों की संख्या 3,078 तक पहुंच गई है। वहीं ठीक हुए केसों में 1,772 लोग हैं। वहीं महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो 2,094 केस अब तक कोरोना के वहां पर पॉजिटिव मिल चुके हैं तो 1,599 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिस तरह से केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो सवाल उठना लाजमी है। इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल है कि हाईवे के ढाबों पर कोरोना फैलने की वजह क्या है। हाईवे के ढाबों पर कोरोना फैलने की वजह क्या है और क्या छूट बढ़ने के साथ साथ लापरवाही भी बढ़ रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल कि कोरोना फैलने की वजह क्या है और जिस तरह से छूट दी गई है क्या लापरवाही भी उसी हिसाब से बढ़ी है जिसकी वजह से ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक बड़ा पैनल इन मुद्दों पर, इन सवालों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं रमणीक मान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर प्रोफेसर राय सिंह हैं
इनेलो प्रवक्ता संदीप गोयत हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अमित नेहरा हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में। रमणीक मान जी से हम सबसे पहला सवाल मैं उनसे लेता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार उनकी है। रमणीक जी, क्या बड़ा कारण है कि हरियाणा में केस रोके नहीं रुक रहे? सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना है कि मानता ही नहीं। हरियाणा सरकार और जो स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा सरकार का, वो हर मुमकिन प्रयास कर रहा है कि जो कहीं संक्रमित मिलते हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद चाहे उनको मोबाइल वैन के माध्यम से, चाहे उनका एंटीजन के माध्यम से या रैपिड टेस्ट के माध्यम से उनकी जांच की जाए। और निरंतर सरकार ने, देखिए, केंद्र सरकार की ओर से, आईसीएमआर की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई है, वो अस्पतालों के लिए भी है, वो सामान्य नागरिक के लिए भी है, और वो सभी प्रदेश सरकारों के लिए है जो उनको फॉलो करना है, लागू करना, सुनिश्चित करना है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हमने जो 2 गज की दूरी है, जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो है, और उसके अतिरिक्त जो मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना, ये सभी चीजें अब अच्छे और भली भांति लोग इससे अवगत हैं। जो इसके अंदर मुख्य बात मैं समझता हूँ वो ये आ रही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और जैसे कोई बिजनेस ओनर हैं या हाईवे के ढाबे हैं, उनके अंदर जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, या उनके अंदर कहीं त्रुटियां थी है, इसके कारण से इस प्रकार की जो घटनाएं वो दिख रही हैं। परंतु ये केवल कहना हरियाणा के लिए सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि केवल हरियाणा के अंदर। मैं समझता हूँ कि जो ढील दी गई है, जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है कोरोना के बीच, तो उसका जो उसकी मूल जो भावना थी, या जो उसके पीछे एक सोच थी कि धीरे धीरे सामान्य किया जाए माहौल को, और देश को पटरी पे लाया जाए, और समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जो उनकी जीवन शैली है उसके अंदर वापस लाया जाए, विद दी राइडर के जो आपको चाहे वो मास्क का प्रयोग है, चाहे वो सैनिटाइजर्स का प्रयोग है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, जो एक बेसिक 4-5 पॉइंट है उनको लागू करते हुए, उनको मानते हुए। तो जहां जहां कमी रही है वहां पे इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पे लोग फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस को, वहां पे समस्या भी नहीं किसी प्रकार की। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही जो मेन कारण है वो है, और वो गाइडलाइन जहां जहां फॉलो नहीं हो रही है वो एक बड़ी वजह है। हमारे साथ प्रोफेसर राय सिंह साहब भी हैं। प्रोफेसर साहब, क्या बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि सच में ही लापरवाही है लोगों की? मैं सबसे पहले यतेंद्र शर्मा जी, आपका इस चैनल के माध्यम से मुझे जोड़ने पर और इस मुद्दे पर विचार रखने का जो आपने मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जहां तक बात है हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो सरकार का पक्ष भी रख रहे हैं, मेरे बड़े भाई रमणीक जी, उन्होंने भावनात्मक तरीके से और सरकार की जो फेलियर है, जो सरकार की जवाबदेही बनती है उसमें कमी रही है, जो सरकार का उत्तरदायित्व है उसमें कमी रही है, जो नीति निर्धारण, सिद्धांत, कार्य योजना, उसको व्यवहार में लाने का जो सबसे पहला प्रयास सरकार का होता है, उसमें सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी। लेकिन उन्होंने जो भावनात्मक तरीके से सारी समस्याओं की जड़ और उत्तरदायित्व जनता की लापरवाही पर डाल दिया। क्या सरकार की लापरवाही सामने नहीं आती? क्या स्वास्थ्य विभाग केवल पता लगने के बाद ही पॉजिटिव और नेगेटिव की चेकिंग करता है? क्या उससे पहले सरकार का जो बड़े बड़े वायदे थे जनता में विश्वास पैदा करने के, कभी थाली बजाने के, कभी चम्मच बजाने के, कभी बड़ी बड़ी फुलझड़ियां, बड़े बड़े अनेक प्रकार के जो प्रपंच थे इनके, क्या आज सरकार उन सब से माफी मांगती है? जहां तक बात है, केवल आपने जो मुद्दा उठाया है कि सोनीपत के आसपास ढाबों की है, ये एक बहुत बड़ा विषय है हरियाणा का, क्योंकि यह इलाका पूरे हरियाणा को पंजाब से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से जोड़ता है। हमारा जो ये मुख्य मार्ग है, अगर यहीं पर सरकार लापरवाही के माध्यम से इस प्रकार से जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगी, तो सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और सरकार पूरी तरह से नकारा साबित हो चुकी है। इनकी नीति, नेतृत्व
और किसी प्रकार से सिद्धांत व्यवहार में अमली जामा नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, संदीप गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपने राय सिंह की बात सुनी, रमणीक जी भी की बात आपने सुनी, तो क्या लग रहा है कि केवल सरकार की जिम्मेदारी इसमें मानी जाए या जनता जिस तरह से गाइडलाइन को धता बता रही है, फॉलो नहीं कर रही है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए यतेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर सबसे होती है, सरकार की जिम्मेवारी ये होती है कि वो जनता को इस प्रकार की बीमारी से, महामारियों से बचाने के लिए अपनी तत्परता दिखाए, अपने साधन जुटाए, अपने रिसोर्सेज इतने डेवलप करे कि कम से कम लोग प्रभावित हों, तथा सरकार के द्वारा ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए कि जनता के अंदर एक तो मनोबल बढ़े, जनता को जागरूक भी करना चाहिए, जनता को सुविधाएं भी देनी चाहिए। आप ये देखिए यतेंद्र जी, मार्च के महीने में हरियाणा में विधानसभा सत्र बैठा था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सदन के अंदर एक सवाल पूछा था कि कोरोना की महामारी हिंदुस्तान में दस्तक दे रही है, तो मौजूदा हरियाणा सरकार उसके लिए किस प्रकार से तैयारियां कर रही है। तो बड़ा ही हास्यास्पद सा उत्तर सरकार की तरफ से आया कि राम राम करते चलो, बीमारी से बचते चलो। इतने लंबे समय से, लगभग 6 महीने पहले हमने इनको अवगत करा दिया था कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कुछ गंभीर कदम उठाएं ताकि इस महामारी का फैलाव ना हो। परंतु आप अगर गली मोहल्ले गांव देहात में जाएं तो आप ये देखेंगे कि ना तो लोगों को फ्री मास्क दे पाए, ना फ्री सैनिटाइजर दे पाए, ना कहीं कोई स्प्रे छिड़काव वगैरह कर पाए। उल्टा सरकार ने क्या किया, जो लोग मास्क नहीं पहने उनके ऊपर रमणीक जी, शायद आपने संदीप जी को मास्क और सैनिटाइजर नहीं पहुंचाए हैं। आपने लाखों करोड़ों रुपए के आपने जुर्माने लगा दिए आम आदमी के ऊपर। चाहिए ये था कि सरकार को लाखों करोड़ों रुपए के मास्क पब्लिक में बांटने चाहिए थे, उनके ऊपर जुर्माना ठोकने की बजाय। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है यतेंद्र जी कि वो सरकार लोगों को ऐसी। संदीप जी, जो कैसे जिम्मेदारी बनेगी? आप एक तरफ तो जो जुर्माना सरकार लगा रही है उसका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जागरूकता की बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जनता जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाए, जनता मानती नहीं हमारे यहाँ। यतेंद्र जी, यही तो दो पक्ष हैं इस बात में। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती, सरकार अपनी ड्यूटी निभाए, जिम्मेवारी से निभाए और वो एक निष्ठापूर्ण तरीके से निभाए, उसके बाद जनता को ताई करे, तब आप जनता को पनिशमेंट दे। आम गरीब आदमी है, उसके पास 500 रुपए का जुर्माना लगा देते हो और सरकार क्यों नहीं उसको 10-10 रुपए के मास्क उसको बांट देती पब्लिक के ऊपर। इतने डोनेशन जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने पीएम केयर फंड में करोड़ों अरबों रुपये दे दिए। सरकार को कर्मचारियों ने, बच्चों ने, किसानों ने करोड़ों रुपए की मदद दे दी, तो क्या उसके बदले सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो आम आदमी और गरीब आदमी को फ्री में मास्क दे पाए, उनके ऊपर जुर्माना तब लगाते। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपने बात सुनी होगी संदीप जी की, राय सिंह जी की। उनका यही कहना है कि जागरूकता का तो अभाव है ही है, सरकार भी फेल है। क्या लगता है मास्क बांटने से वो जिम्मेदारी पूरी हो जाती? क्या फ्री मास्क मिलेंगे तभी जनता पहनेगी या कोई और बड़ा कारण है इसके पीछे? एक फैक्टर से हम ये नहीं कह सकते कि उससे ठीक हो जाएगा माहौल, कि मास्क लगाने से ही। जिन्होंने लगातार मास्क लगाए हैं वो भी संक्रमित हुए। इसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर हैं, दूरी का पालन करना, हाथ धोना, पर्सनल हाइजीन का प्रयोग करना, तो बहुत सारे फैक्टर मिलके पूरा एक तो बनता है। लेकिन अभी बात चल रही है तो ये कह रहे कि देश को सामान्य स्थिति में लाना है। तो पहली बात तो ये है कि क्या देश कोरोना से असामान्य स्थिति में गया या जो अविवेक फैसले लिए गए उनसे असामान्य स्थिति में गया। आप देखिए कि कितने दिन तक लॉकडाउन लगाया गया देश में। शुरू में जब पहला लॉकडाउन लगा था तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 18 दिन बहुत होते हैं, 18 दिन में हम विजय प्राप्त कर लेंगे, और उन्होंने शायद 22 दिन मांगे थे। और मुझे नहीं लगता है कि छुटपुट घटनाओं को छोड़ के पूरे देश में उनका साथ ना दिया हो, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन कोई हल नहीं था। इस तरह लॉकडाउन लगाना, पूरा एकदम बंद कर देना, उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन लगा, फिर सारा, उससे क्या हुआ कि बीमारी, इन्फेक्शन तो रुका नहीं। हाँ, इकोनॉमी जरूर रुकी। अब क्या हो गया कि लोग डेस्परेट हो गए थे। अगर ये अनलॉक ना भी करते तो लोग रुकने मुश्किल थे घरों में, इतने दिन तक काम चलना मुश्किल था। बेरोजगारी, भूख और जो भी है, जो सड़कों पे हमने तांडव देखा, उसके लिए सारा का सारा जो एक अनऑर्गेनाइज तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया था वो जिम्मेवार। अब भी तो 40 लाख इन्फेक्शन हैं यहाँ पे हो चुके हैं, दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन लॉकडाउन नाम की चीज ही नहीं है, चिड़िया ही नहीं है।
अच्छा, उसका देखिए हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने ही सख्त रूप से फैसले लिए हों। डर था। पंजाब का उदाहरण सामने है, पंजाब ने तो कर्फ्यू तक लगा दिया था, लॉकडाउन को छोड़िए आप। लेकिन पंजाब को समझ में आ गई, अब वो बार नोटिस भी नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम नोटिस भी नहीं लगाएंगे जो मरीज होगा, जो मिलेगा पॉजिटिव इस तरह का। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति क्या है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। परसों हमने देखा चैनलों पे भी एक ब्रॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ एक वीडियो डीएसपी का, जो हिसार का मामला था। हिसार का मामला किस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। लेकिन उसमें क्या है, फैसला जो आया वो ये आया कि अनुमति मिल गई है भाई स्वास्थ्य कर्मियों को, वो लगा सकते पोस्टर। अरे भाई उसको तो डिसमिस करना चाहिए उस डीएसपी को। उसका क्या हो जाएगा? सरकार, हरियाणा सरकार है कहाँ पे? उस पर कार्रवाई क्या हुई? सारा देश सुन रहा है इस तरह की गालियां। ये तो रमणीक जी इस बात का जवाब देंगे। रमणीक जी, क्या इस बात का कोई जवाब है? जागरूकता की आप बात कर रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं है या जागरूकता फैलाने की कोशिश सरकार ने की, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी इस तरह की हरकतें। मैं अभी सिलसिलेवार रूप से मैंने तीनों भाइयों की बातों का उत्तर देना है, अमित जी का, संदीप जी का और प्रोफेसर साहब का जी। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर साहब को इस बात को वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि वो एक मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इनको ये इस बात का भी ज्ञात होना चाहिए कि कई प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार है, और जितने निर्णय लिए गए लॉकडाउन के, नेहरा साहब आपके ज्ञात के लिए भी, जिसको आप कह रहे हैं कि एकदम जो है अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गया, ये इसको डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक जिसे कहते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों को बुला के उनको आमंत्रित करके, और ये निर्णय जितनी बार, पहली बार लॉकडाउन लगा तब भी, उसके बाद जब निरंतर इसको आगे बढ़ाया गया तो हर बार जितने स्टेक होल्डर्स थे सभी मुख्यमंत्रियों को ऑन बोर्ड लेके उनके साथ परामर्श करने के बाद ही इसको आगे बढ़ाया गया। तो अगर ये कहीं बात आती है तो आप, ये बड़ा सहज है कहना कि साहब प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया या सरकार ने गलत निर्णय लिया, ये एक कलेक्टिव डिसीजन था और सभी स्टेक होल्डर्स, यानी कि इनके मुख्यमंत्री की भी इसमें सहमति थी जी, इनके मुख्यमंत्रियों की भी सहमति थी लॉकडाउन बढ़ाने में। जी, ना केवल भाजपा शासित प्रदेशों में बल्कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में और अन्य पार्टियों के शासित प्रदेशों के अंदर भी सबकी सहमति के साथ इस काम को किया गया है। और अगर ये लॉकडाउन ना किया जाता तो मैं आपको यतेंद्र जी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं, आप समझ लीजिए, इन्होंने कहना था कि लॉकडाउन की आवश्यकता थी देश को, और इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, इस वजह से ये सब संक्रमण बढ़ गया। और ये सब देखिए, ये तो परिस्थिति ऐसी है कि चित भी मेरा पट भी मेरा, और आपको अगला पता है क्या है उसके अंदर। तो ये तो राजनीति हमेशा से अपोजिशन करेगा ही ना। इस प्रकार की जो विचारधारा है या इस प्रकार की जो सोच है वो एक कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव सोच है। अब बहरहाल दूसरी बात इसके अंदर निकल के आई कि फ्री में मास्क या सैनिटाइजर बांटने का, तो ये जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अंदर ये ऐसा जरूरी नहीं कि वो आप एक पट्टा अपने कान पे पीछे फंसा के इलास्टिक के साथ लगाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक गमछा ओढ़ लें। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी कई दफा, अब हम सबके पास कपड़ा है, ये मास्क और सैनिटाइजर का जहां तक विषय है, सैनिटाइजर भी बांटे गए थे, तब भी खूब हू हल्ला मचा था विपक्ष के द्वारा कि सैनिटाइजर क्यों बांट रहे हैं और ये क्या कारण है और कहां से आ रहा है और किसकी जेब से पैसा जा रहा है। ये देखिए, जब आप करेंगे भला तो भी अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा काम करेंगे तब भी इन्होंने उसका विरोध करना है, और कहीं गलती होगी, त्रुटि होगी, कहीं कमी रह जाएगी तो इन्होंने खैर पीछे लगना ही लगना है। तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता। मैं समझता हूं कि चाहे सरकार, भारत सरकार की बात हो चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, सरकार ने बड़ी निष्ठा से और बड़ी मेहनत से और बहुत जो कई ऐसे, देखिए अब इन्होंने एक नेहरा साहब ने एक किसी अधिकारी के विषय में बात करी जो डीएसपी थे, और देखिए भद्र व्यवहार किया है, और आखिर में देखिए द रूल ऑफ लॉ इज कॉमन फॉर एवरीबडी। अब ये कहेंगे जी पंजाब की तर्ज के ऊपर पोस्टर लगाना बंद कर दीजिए तो इस प्रकार की समस्या ही नहीं होगी, ये तो होगा नहीं। तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है वो, और जो कहीं पे अगर कोरोना पॉजिटिव को आइडेंटिफाई होता है वहां तो बाहर वो, देखिए एक आईसीएमआर की गाइडलाइन हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस शासित प्रदेश आईसीएमआर की गाइडलाइन को नहीं फॉलो करना चाहता तो उसके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे ना कि अगर आईसीएमआर की कोई गाइडलाइन है उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा देश के अंदर, तो किस प्रकार से उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका उत्तर वो देंगे। मैं ये मानता हूं कि यदि कोई आदमी गलत है उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और आगे हो भी रही है, इसके अंदर आप संदेह ना रखिएगा। अब आखिर में एक बात और आई, ये एक बात हमारे पत्रकार साथी अमित नेहरा जी ने खुद एक्सेप्ट करी कि केवल एक मास्क या सैनिटाइजर नहीं है, मल्टीपल इश्यूज हैं इसके अंदर। सबसे पहला ये है कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एक दूसरा अपने हाथों को सैनिटाइज करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे एयर कंडीशन बंद करके जितना सर्कुलेटेड एयर रखी जाएगी उतना अच्छा है। तो ये जितने भी मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूं, ये सभी गाइडलाइंस
सभी सार्वजनिक स्थानों पर। अच्छा, मैं आपकी ज्ञात के लिए और बता दूं आपको कि अभी जितने भी ढाबे हैं हाईवे के ऊपर, चाहे वो करनाल के अंदर हो, चाहे वो मतलब जीटी रोड के ऊपर जो हमारा हाईवे, जैसा कि बता रहे थे कि भी ये लाइफलाइन है दिल्ली से लेकर हिमाचल जम्मू कश्मीर तक के, हरियाणा के बीच में से गुजर के जाते हैं रास्ते, तो उनके अंदर गाइडलाइंस के अंदर क्या है कि स्ट्रिक्ट जो मेजर्स हैं फॉलो करने के लिए कि 50% कैपेसिटी, जो उसका 50% कैपेसिटी है, अगर 100 की सीटिंग है तो केवल 50 व्यक्ति बिठाए जाएंगे। उसके अंदर बाहर सैनिटाइजर और जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनको मास्क, और एक मैं आपको अच्छा लगेगा सुन के कि मोबाइल वैन के माध्यम से जितने ढाबों के अंदर कृमि हैं उनका टेस्ट निरंतर करवाया जा रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने का दायित्व जो है वो जिला के रमणीक जी, जो जिन ढाबों पर इस तरह के संक्रमित कर्मचारी मिले, तो साफ है कि उन्होंने वो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया है। जो 100 सीट वाला 50 सीट वाला आप बता रहे हैं वो फॉलो नहीं हुआ, तो उन ढाबों को सील तो कर दिया, लेकिन क्या जिन अधिकारियों की देखरेख में, जिनकी छत्र छाया तले इन गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या उन्होंने अधिकारियों से बात की, पूछा उनसे? मैं आपको बताता हूं, आपने अच्छा सवाल पूछा आपने, और आपका बड़ा वाजिब सवाल है कि देखिए ये जितनी गाइडलाइंस थी, ये गाइडलाइंस इशू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और उनको लागू करवाने का काम हमारे माध्यम से किया गया। वो हमने सबको गाइडलाइंस इशू कर रखी थी। औचक निरीक्षण होते थे, औचक निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की कोई चीज नहीं पाई गई, परंतु जब कोरोना संक्रमित लोग पाए गए उसके बाद ये जो टेस्टिंग हुई है, ये भी तो टेस्टिंग के दौरान औचक निरीक्षण में कहीं ना कहीं खामियां थी, कहीं ना कहीं मिली भगत रही होगी। नहीं मिली भगत। देखिए यतेंद्र जी, ये देखो इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत क्रिएट करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, अगर लोकल प्रशासन इस तरह की रोकथाम नहीं कर पा रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो भी ढाबों पर। देखिए मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं, आप उसको एलैबोरेट कर रहे हैं, आपका धन्यवाद, परंतु मैं प्रयास कर रहा हूं आपकी बात का जवाब देने की। आपने जो प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि ये जो औचक निरीक्षण हुए और जिन निरीक्षणों के अंदर टेस्टिंग के दौरान ये लोग पॉजिटिव पाए गए, चाहे वो 65 उसके हो सुखदेव ढाबा के, और 10 जो है वो गरम धर्म के हो, ये भी सरकारी तौर पे ही करवाए गए और ये सरप्राइज इनके टेस्ट करवाए गए थे, उसके अंदर ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये कहना बड़ा गलत होगा, मैं समझता हूँ अन्याय होगा कि आप ये कहें कि जो लोग जिम्मेवार थे इसको, वो उसमें अपना काम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे इसलिए तो पकड़े गए। ठीक है, ठीक है। राय प्रोफेसर साहब सवाल आपकी तरफ भी है। जो लॉकडाउन पर आप सवाल उठा रहे थे, तो उसमें तो मुख्यमंत्री आपके भी शामिल थे, उन्होंने भी सहमति दी थी, उनकी भी तरफ से बयान आए थे आधिकारिक तौर पर। क्या उनके प्रदेश भी चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, जिस तरह से कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी? तो ऐसे में केवल राजनीति करना ये कितना सही है? यतेंद्र जी, अभी मेरे मित्र रमणीक जी ने जो सवाल उठाया है कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई प्रयास होता, अगर सुझाव होता, तो हम उसका समर्थन करते। यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रमणीक जी इस बात को समझते हैं या नहीं समझते। पहले आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा क्या, आप जो कह रहे हैं वो मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये जो निर्णय लिया गया था लॉकडाउन का और लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का, और अब वही सवाल मैंने किया इनसे कि इनके मुख्यमंत्रियों की सहमति के बाद ही किया। सुनिए रमणीक जी, कृपया आप मेरी बात सुनिए। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फरवरी में सदन के पटल पर कहा था कि पूरी दुनिया में महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है, और यह महामारी न केवल अर्थव्यवस्था को सुनामी की तरह खत्म करेगी, बल्कि सामाजिक ढांचे को भी तहस नहस कर सकती है। और अगर सरकार इस पर सचेत नहीं है, सरकार इस पर जवाबदेही तय नहीं करती, तो यह देश के लिए गंभीर संकट पैदा होगा। आपको याद होना चाहिए रमणीक जी, उस समय भाजपा के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री क्या कहा करते थे सदन के पटल पर कि हमें राहुल जी से अंताक्षरी खेलने का मन करता है, कोई और बात करे राहुल जी तो हम सुनेंगे। आज आप कह रहे हैं कि अगर सरकार का साथ देते कांग्रेस तो स्थिति ना होती। कांग्रेस ने पहले दिन से प्रयास किया है, और आपने क्या किया, मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़कर नई सरकार बनाने के लिए आपने लॉकडाउन को भी 15 दिन पीछे हटाया। आपने ट्रंप की दोस्ती निभाने के लिए माननीय मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में, उसके बाद आगरा में, इस प्रकार दुनिया से लोग यहाँ पर आए थे जहां पर से कोरोना का यह संक्रमण पैदा हुआ था, उसकी जांच आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको गंभीरता से आपने नहीं लिया। ये सारी जवाबदेही, ये सारी उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के साथ साथ भाजपा के उन नेताओं की है जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी मौके पर नहीं निभाई।
अब दूसरी बात हम करते हैं जी कि जहां तक बात है कोरोना की हरियाणा के लिए, मैं अपने मित्र से कुछ सवाल करता हूं कि जहां पर सरकार कहती है कि 40,000 क्वारंटाइन बेड हैं, लगभग 13,000 बेड कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध हैं, इसके अलावा अनेक सुविधाएं हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और 10 विधायक को कोविड पॉजिटिव होने के बाद अपने स्थानीय जिला के सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं गए? क्यों मैदान में जाकर शरण ली? क्या प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है? मैं दूसरा सवाल करता हूं, मुख्यमंत्री ने हर मजदूर व गरीब को 4,000 रुपए की राशि प्रति गरीब को देने की बात की थी। क्या सरकार के पास जवाब है कितने लोगों को मिली है? क्या सरकार ने गरीब मजदूर को जो राशन दिया था, आपको पता है रमणीक जी ग्रामीण क्षेत्र में हालात क्या हैं? मेरा अगला सवाल, कोरोना रिलीफ फंड में अरबों रुपए इकट्ठे किए, वह कहां खर्च किए, किस किस आधार पर कोरोना के किस किस सेक्टर में खर्च किए, उसका ब्यौरा आपके पास है? कोरोना काल में 77,000 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। जी रमणीक जी आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी, आयुष्मान भारत बोलिए। योजना के तहत इलाज किया गया था। जी जी बोलिए रमणीक जी। आपका सवाल संपन्न हुआ, आपका समय पूरा हुआ। अभी मेरे 2 सवाल और बचे हैं रमणीक जी। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा प्रोफेसर साहब, आपके 2 सवाल भी लेंगे आपके, रमणीक जी को जवाब देने दीजिए। अभी डिबेट आधा भी नहीं हुआ राय सिंह जी, आप जरा तसल्ली से इत्मीनान से बात सुनिए। अब बहुत मुद्दे हैं रमणीक जी, आपके लिए बहुत सवाल है। लीजिएगा आप अगले प्रश्न में ले लीजिएगा। पहले तो यतेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से राय सिंह जी को सूचित करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने हरियाणा के निवासी और दर्शक इसको देख रहे हैं चैनल को, पहली चीज आप समझिए, आपने कहा कि फरवरी माह में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस विषय के ऊपर एक बात रखी और उसी फरवरी महीने में 24 और 25 तारीख को नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद के अंदर हुआ। क्या आपको मालूम है कि WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस महामारी का दर्जा कौन सी तारीख को दिया? वो 11 मार्च को दिया। 11 मार्च को WHO ने इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया और ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर करने से पहले किसी प्रकार का किसी भी देश के अंदर लॉकडाउन नहीं लगा था, ना ही किसी देश ने किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ट्रैवल के बनिस्बत। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि साहब राहुल गांधी जी को पहले से पता था कि ये कोरोना वायरस आएगा और फैलेगा, तो ठीक है। 2008 के अंदर आपने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के साथ बैठ के आपका एक सहमति का एग्रीमेंट हुआ था, उस तहत हो सकता है कि आपको कोई जानकारी हो, आप बता देते कि ये हमारे ज्ञात पे हमारी साझा पार्टी चाइना की, उसने हमारे को बताया है। तो एक बड़ा एक अलग विषय हो। अभी आप तसल्ली से सुनिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं अरे साहब, मैं बिंदु रूप से आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। राय सिंह जी, प्रोफेसर साहब, आप मेरा निवेदन सुनिए। ये ना तो आपका क्लासरूम है और ना ही कोई स्टेज है जहां पे आप भाषण देंगे। आपने प्रश्न पूछा, आप उत्तर सुनने का मजा रखिए। मैं आपसे ये वादे तौर पर बता रहा हूँ, फॉर दी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा यतेंद्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा चलो मैं चुप कर देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगा। मैं गोयल साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के पास बाद में आऊंगा। गोयल साहब, मेरा सवाल फिर वही है, जो ढाबों पर जिस तरह से संक्रमित कर्मचारी मिल रहे हैं, हालांकि रमणीक मान साहब तो मानने को तैयार नहीं, उनका तो कहना है कि औचक निरीक्षण हुआ, उसकी वजह से ये संख्या सामने आई और एक तरह से प्रशासन की सफल कवायद है। क्या मानते सच में इस तरह की कवायद उन्होंने की है और ये इतना लेट पता चला, उसके भी वो जिम्मेदार नहीं है? ये फैक्ट है। जिस प्रकार के जो पेशेंट निकल ये जो ढाबा चलते हैं, तो काफी टाइम पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप आई थी, उसके अंदर उस टाइम तो अनलॉकडाउन शायद स्टार्ट ही हुआ था, उस समय भी इसके अंदर काफी लोग सैकड़ों की संख्या में अंदर खाना खा रहे थे। ये प्रशासन अपनी नाकामी को क्यों नहीं स्वीकार करता? क्यों नहीं प्रशासन के ऊपर जिम्मेवारी लगाई जाती कि आप लोगों ने इन ढाबाओं बिल्कुल भी जांच नहीं की, इनकी निगरानी नहीं की, इनके रजिस्टर वगैरह चेक नहीं करे और इनके ऊपर एक छापा माल टाइप में काम करना चाहिए था। और जब किसी इतने बड़े बड़े ढाबों के अंदर 10 लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं छापेमारी हमेशा की जाती थी, लेकिन ठीक पाए जाते थे। जो संख्या थी 50 की, जो सीट का फॉर्मूला था 100 में से 50 का, वो फॉलो कर रहे थे। फिर ये तो इंदर जी, इतने पेशेंट अचानक कैसे ढाबा पे आ गए? आज अचानक ये क्या हो गया? जब पूरे
आप लोगों की एक मजबूरी देखिए, यहाँ से 10,000 के करीब आदमी आप बताते निकलते हैं हाईवे से। लोगों की एक मजबूरी है, लोग खाना कहाँ से कहाँ खाएं। दिल्ली से लेकर पंजाब जाना होता है, कहीं तो रुक के खाना खाएंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। उन ढाबों की डेली रूटीन पर चेकिंग होनी चाहिए। वहां के जो काम करने वाले हैं मेडिकल हॉस्पिटल की जिम्मेवारी लगानी चाहिए थी, उनकी जांच प्रॉपर की जाए, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए, ताकि जो आम आदमी जो वहां पर खाना खाने के लिए रुकता है, जो अपना पेट भरने के लिए रुकता है, वो किसी मजे के लिए नहीं रुकता, अपनी एक दो रोटी खाने के लिए रुकता है, उसको कम से कम इस महामारी का सामना करने का डर न सताना पड़ता। और एक बात मैं यतेंद्र जी कहूं, भाजपा के प्रवक्ता ने लोगों की लापरवाही का तो बड़ा जबरदस्त आरोप लगा दिया लोगों के ऊपर, परंतु वो ये भूल गए कि इस देश में, हमारे देश में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो कौन से फैसले नीतिगत तौर पर भविष्य की स्थिति को देखकर लिए गए। अचानक एक लॉकडाउन थोप दिया जाता है। जब इनकी वहां पर थू होने लगी तो अब विभिन्न पार्टियों का हवाला देके कहते हैं कि आप लोग भी उसमें शामिल थे जब लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की एक्सटेंशन के टाइम पर हाँ जरूर विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से राय ली गई थी, परंतु जब लॉकडाउन लगाया गया अचानक बिना किसी से राय लिए, बिना मुशायरी लिए इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, देश में लॉकडाउन चालू, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों गरीब मजदूरों को जहां वो थे उन्हीं प्रदेशों में वहां रुकना पड़ा। जब उनको खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, उनको बेचारों को पैदल नंगे पैर हजारों किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। हरियाणा की बेटी जो हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते, हमारे गुड़गांव से एक बेटी 500 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल पे ले जाकर 500 से मैं कुछ 1600 किलोमीटर के करीब शायद बिहार लेके गए। तो प्रदेश की जिम्मेवारी बनती थी लोगों की लापरवाही का ठिकरा ना बोले, अपने आप के ऊपर जिम्मेवारी लें कि हम नाकाम रहे, हम इस प्रकार के ठीक है संदीप जी कि कोरोना महामारी। ठीक है अमित जी, सवाल आपसे वही मेरा है कि क्या केवल जो ढाबे सील किए गए हैं क्या केवल उसी को इतिश्री मान लिया जाए? क्या जो लोकल प्रशासन है वहां पर, जो लोकल अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि 65 और जो 10 कर्मचारी मिले हैं वो संख्या ज़्यादा भी है, तो उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को संदेह के घेरे में डाल दिया, खतरे में डाल दिया, तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जतिंदर जी, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ इस पैंडेमिक के बारे में कि हम एक गरीब देश, भारत एक गरीब देश है और हरियाणा भी थोड़ा बहुत तो चलो बाकी राज्यों से ठीक ठाक है इसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, लेकिन संसाधन इतने नहीं है कि हम हर व्यक्ति पे नजर रख सके, हर व्यक्ति का टेस्ट कर सके और इतनी विजिलेंस रख सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुरंत कर सके। और दूसरी जो है, जो सारी जो सरकारी जटिलताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जैसे अभी अधूरा रह गया था मामला कि जैसे डीएसपी और उसकी घरवाली ने जिस तरह से सरकारी कामकाज में बाधा डालने का दृश्य पूरे देश के सामने उत्पन्न किया और जान से मारने की भी धमकी दी, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन अब भी सरकार ये मान रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि 3 दिन होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है और सरकार बोल ही नहीं रही कि उन्होंने कुछ गलत किया। तो आम आदमी तो करेगा, तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? जब आप खुद ही गुड़ खाओगे तो चेले को कैसे कह सकते हो आप गुड़ ना खाए? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हर व्यक्ति की जांच करें। देखो, हमारे लिए अर्थव्यवस्था भी महत्वपूर्ण है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो भी सुचारू है। हम ये भी नहीं है कि ढाबों को बंद कर दें, हर चीज को बंद कर दें। हाँ, ये है कि आप प्रॉपर एक मेंटेन करें जो सुरक्षा है, एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जानी चाहिए, एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए। लेकिन जतेंद्र वही बात है कि ना तो कोई ज्यादा भर्ती हुई है। आप स्वास्थ्य विभाग में अगर देखेंगे तो कोरोना के लिए कोई स्पेशल भर्ती थोड़ी हुई है। जो हमारे रूटीन के जो बीमार आते थे उनके लिए कम थी संख्या, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है उन्हीं के लिए कम था। अब तो इस जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो बहुत ज्यादा हो गया, मल्टीपल टाइम्स हो गया। तो वो आप ये भी समझिए ना कि उनकी भी एक लिमिट है। नहीं, हमारे पास स्टाफ इतना है नहीं कि हम हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग करें हर ढाबे पे। अब मेरे ख्याल से मुरतल में 100 से ज्यादा ढाबे हैं जिसमें हजारों कर्मी हैं। कैसे उनका रोजाना उस पर विजिल। और दूसरी बात ये है कि आप इस रोग की गंभीरता को समझिए कि इंक्यूबेशन पीरियड है जो एक, अगर आदमी के अंदर वायरस चला गया तो 14 दिन का है, 0 से लेकर 14 दिन तक। तो रोजाना या तो 14 दिन तक लगातार उसका करते रहे तब पता लगेगा। तो ये चीजें पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर वो निकलाए हैं बदकिस्मती से तो थोड़ा सा ये है कि अवेयर हो जाना चाहिए। हाँ, जहाँ पे ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा आवागमन है, वहाँ पे थोड़ा सा विजिलेंस ज्यादा रहनी चाहिए, इस बात का मैं समर्थक हूँ। लेकिन ये कहना कि सरकार के हाथों में सौंप दे सारी चीजें, तो वो भी जायज नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि लोगों को साथ देना पड़ेगा, दूसरी अपोजिशन पार्टी को भी साथ देना पड़ेगा, अकेले सरकार के हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल
देना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात आप समझिए, बड़ौदा में बाई इलेक्शन उपचुनाव है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि इसके लिए आप प्रोटोकॉल को ही तोड़ते हैं। सभी पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी विशेष को नहीं कहता हूँ, सभी पार्टियों के नेता वहां पे जा रहे हैं और वहां पे कोई जाने के बाद लगता ही नहीं यहाँ पे कुछ कोविड जैसा कुछ है, कोई खतरा है, कुछ है ना, कोई सोशल डिस्टेंसिंग ना मास्क का है, लोगों के ऊपर लोग पड़े हैं, जल से हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहां पे पालन करना जरूरी है। आप जाइए मत, आप कम से कम लोगों की जान से खिलवाड़ मत कीजिए। 3 अपना सितंबर को दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम था वहां पे आवली में, तो सारा दिन उन्होंने प्रोग्राम किए, चाय पानी की, देखिए कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। हाँ, फिर पॉजिटिव आ गए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि उनकी मंशा ये थी कि इन्फेक्शन फैले, लेकिन थोड़ा सा लेकिन इस मामले में तो प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं। प्रोफेसर साहब, यहाँ भी सरकार की गलती है कि आपके नेता पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या उनकी लापरवाही है? नहीं, देखिए देखिए जागरूकता की कमी तो होगी नहीं आपके नेताओं में? नहीं, कमी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं ना कहीं उत्साही कार्यकर्ता या किसी प्रकार से कार्यक्रम में लापरवाही हो जाती है। नहीं हो जाती है, ये तो फिर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। फिर सरकार की कमी कहाँ है? फिर ऐसे तो जब नेता लापरवाही कर रहे हैं तो जनता से तो स्वाभाविक है। फिर जो आपका मुद्दा है 65 पॉजिटिव कोरोना पाए गए ढाबों पर, उस मुद्दे को लेके, और सरकार लगातार जहां पर फेल हो रही है। दूसरी बात, अभी मेरे 2 सवाल हो रहे हैं मेरे मित्र रमणीक जी से। ये फिर आप भी तो मुद्दे की बात कर रहे हो, जो हमारा मुद्दा है वो ढाबे पर आप आ रहे हो, लेकिन अपने सवाल आप पूरे अलग अलग मुद्दों से पूछ रहे हो। फिर अपने मुद्दे पर रहिए आप। बिल्कुल मुद्दे पर हूँ मैं। ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि अभी एक नया ऐप शुरू करेंगे ढाबों के लेके, वो जो पहले आरोग्य सेतु ऐप था। चलिए वो मैं पहले रमणीक जी से पूछ लेता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, रमणीक जी, क्या मैकेनिज्म बनाया है? क्योंकि आप प्रशासन की लापरवाही मानने को तैयार नहीं हो, तो किस तरह से फैलेंगे? क्योंकि केवल 2 ढाबों को सील करने से तो रुकेगा नहीं। देखिए, नहीं ऐसा ही है जी। पहले तो मैं समझता हूँ प्रोफेसर राय सिंह जो है वो जबरदस्ती, पता नहीं, या तो उनको ख्याल आते हैं कि शायद रमणीक सिंह ये बोलने वाला है या ये बोल चुका होगा, मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसे जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु मैं राजनीति इसी का नाम है मान साहब। अमित जी ने एक बड़ी बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, आपका नाम लिया है। उन्हें भी अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को जवाब देना, तो सवाल तो वो आपसे करेंगे ही। नहीं, मैंने ऐप का तो प्रश्न ही, मैंने तो ऐप का नाम ही नहीं लिया। आरोग्य सेतु ऐप है, बड़ा अच्छा ऐप है, उसको मेरे ख्याल है इन्होंने भी डाउनलोड किया होगा, और अगर किया होता तो उनको पता लग जाता, वो तो एकदम बीप करना शुरू कर देता आपके आसपास कोई कोविड पॉजिटिव हो तो। ठीक है, छोड़िए, मतलब उसमें आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, 1 मिनट राय सिंह जी, आपका धन्यवाद, मैंने सुना आपको, बड़ा धन्यवाद। अभी बात करी के भ्रष्टाचार की। देखिए, अमित नेहरा जी ना बड़े प्यार से जो लपेट के और एकदम मीठी सी बात करने का प्रयास करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो डीएसपी है, इसको गुड़ खाना खिलाना और भ्रष्टाचार की बात कहाँ आ गई? वो उनकी बाह्यत हरकत थी, और आपने कहा कि सरकार मानने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं सरकार की ओर से कि उन्होंने जो हरकत करी वो ठीक नहीं करी, और उसको संज्ञान आप भी उसको गलत मानते हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। की तरफ से कंप्लेंट फॉरवर्ड भी की गई है, उसके ऊपर जांच की जा रही है, और वो विधिवत रूप से उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आप इस बात से आश्वस्त रहिए। पर इसमें भ्रष्टाचार का कौन सा एंगल आ गया, मुझे बात समझ में नहीं आई कि वो पोस्टर सस्ता करने गए और वहां पे उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, तो इसमें कौन सी बात आ गई, मेरे को समझ में नहीं आया। बहरहाल, अब अगली बात ये समझने का प्रयास कीजिए कि ऐप पहले ही इन प्लेस है, और आपने पूछा कि क्या ऐसे मानदंड, देखिए इन्होंने मेरे ख्याल राय सिंह जी ने बड़ा कहा कि सरकार पहले कोई प्रिएम्प्टिव मेजर नहीं लेती, ये बाद में रिएक्टिव होते हैं। तो मैं बता दूं कि ये प्रिएम्प्टिव मेजर का ही एक पार्ट था, जब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर या ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स के तहत आपने कहा कि क्या 2 ढाबे सील करने से, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सोनीपत के अंदर, करनाल के अंदर और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये मिठाई की दुकानें भी ऐसी हैं जहां पे पाया गया कि उन्होंने ये जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, या सैनिटाइजर नहीं थे, या उनके स्टाफ के मुंह पे मास्क नहीं थे, या उनकी कैपेसिटी से अधिक लोग उन्होंने अंदर इकट्ठे कर रखे थे या अंतराने दिए गए थे, उनको भी सील किया गया। ऐसा नहीं कि केवल 2 ढाबों को सील करके एक एग्जांपल क्रिएट किया, काफी बड़ी संख्या में सील करने की कार्रवाई की गई। केवल करनाल जिले में, मेरी अभी आपसे बात होने से पहले मेरी एसपी करनाल से बात हुई, भौरिया साहब से, उन्होंने बताया कि केवल करनाल जिले में 14,000 से अधिक चालान किए गए अवेयरनेस के लिए, और जो चालान मास्क ना पहनने के लिए किए गए हैं उनको साथ में मास्क फ्री भी दिए गए हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत। तो जागरूक करने का प्रयास तो अभी कभी उसको आप हंसी मजाक में ले लीजिए, बेशक वो आपका अपना एक दृष्टिकोण है, आपका अपना नजरिया है, वो आपका टेक है, पर जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया है। ये लॉकडाउन के दौरान हर प्रोफेसर साहब तो बहुत जागरूक है। प्रोफेसर साहब, आपने तो आरोग्य सेतु डाउनलोड किया होगा।
जैसे ठीक है, मैं आऊंगा मान साहब आपके पास। प्रोफेसर साहब, क्या जो ऐप है आरोग्य सेतु वो आपने डाउनलोड किया है? मेरा निवेदन है 1 सेकंड मेरे को जरा 5 सेकंड और दीजिए। मैं वापस आऊंगा मान साहब आपके पास। समय कम है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मुझे बाकी लोगों से भी बात करनी है। खुद जागरूक नहीं है तो ये चैनल के ऊपर बैठ के क्या इनके, मैं वो जागरूकता की बात कर रहा हूँ। राय सिंह जी, आपने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है? आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड किया है, सवाल ये नहीं है वो मैंने किया है। नहीं, वो जागरूकता नहीं, सवाल ये भी है क्योंकि वो भी आप ऐप की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सवाल सरकार से है कि आरोग्य सेतु होने के बाद क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था, क्या विधानसभा अध्यक्ष को नहीं पता था, क्या जो 80,000 लोग और आपके 10 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्या उन्हें बताया आपको कि आरोग्य सेतु ऐप ने उनको जानकारी दी? जी रमनीक जी, मेरे 2 सवाल हैं, उनका जवाब आप देंगे तो अच्छा लगेगा। पहला, 20,000 लाख करोड़ 20,000 लाख करोड़, आपने सुना था ना माननीय मोदी जी के वो शब्द, जब पूरे देश के अंदर आप लोगों ने अति उत्साही होकर उस बात को लेकर कहा था कि दुनिया में इतना बड़ा पैकेज कोरोना महामारी को रोकने के लिए किसी देश ने नहीं दिया। 20,000 लाख करोड़ में से हरियाणा के हिस्से में कितना आया? हरियाणा के हिस्से में कितना आया? आपके पास उत्तर है? यतेंद्र जी, हरियाणा के हिस्से में कितना आया? 5 महीने हो गए, 5 महीने। प्रोफेसर साहब सवाल कर रहे हो तो जवाब तो सुन लीजिए। 5 महीने हो गए हैं, क्या मेरे मित्र आपको जानकारी है हरियाणा के कितने हिस्से थे? पहले तो 20,000 लाख करोड़ नहीं है साहब, ये 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ थे, 20,000 लाख नहीं। देखिए मेरा नहीं, आपको ज्ञात नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं। पहले तो ये 20,000 लाख करोड़, आप मुझे बताइए हरियाणा में कितना हिस्सा है? सुनो तो सही, अरे इतना एक मिनट, इतना अतिउत्साहित मत हो ना एकदम, आप तो एकदम आपसे सीखे जी। अरे उन क्षणों को याद कीजिए जब आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की तरह पैसा नहीं दिया गया। मैं वेट कर रहा हूँ हरियाणा के आप एक ही विमान का 10 अलग-अलग भाव बताएं। अरे रुको, बात तो सुनो भाई, ये 20,000 लाख करोड़ रुपए, कौन से 20,000 लाख करोड़? 20 लाख करोड़ की बात हुई थी। एक दूसरी बात, ये रोकने के लिए नहीं था, ये एक स्टिमुलस था, ये एक पैकेज था। आपको यही नहीं पता कि 20,000 आर्थिक सहायता के लिए था, जो रोजगार के लिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि आप कांग्रेस वालों के गणित को, आप पहले कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर आप बताइए, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? प्रवक्ता है आप, मुझे बताइए आप कौन से विषय? अमित जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से राजनीति दोनों पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां करती नजर आ रही है, क्या इससे कोरोना की रोकथाम होगी? क्या केवल इतने बड़े बड़े बोलों से कोरोना रुक पाएगा प्रदेश में? अमित जी अपनी बात कहिए। भाई देखिए ऐसा है, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, जरा नेहरा जी से बात करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, क्या आपको पता है राहुल गांधी से कितने लोगों को बाहर राशि पहुंची है? आप अपना गणित ठीक कीजिए। ठीक है, हाँ नेहरा जी, आपको पैकेज के बारे में क्या इस तरह की राजनीति से कोरोना की रोकथाम हो पाएगी प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, मैंने एक जो विषय उठाया था भ्रष्टाचार का, तो देखिए पैसों से ही भ्रष्टाचार नहीं होता। जब दोषी को आप दंडित नहीं करेंगे, उसको लिंगर ऑन करेंगे, उसको लटकाएंगे, तो वो भी भ्रष्टाचार का रूप है, स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का रूप है, मैं कह देना चाहता हूँ, और आप भी इससे सहमत होंगे। तो जब उसके ऊपर तीन चीजें हो रही है लागू, अगर इस लॉजिक कैमरा आपकी बात में दे रहे हैं कि भाई हो जाएगी कार्रवाई, अरे कब होगी? आप टाइम डेट बाउंड दें आप। और ये सीधा सीधा जान से मारने की धमकी थी, उसमें सरकारी कामकाज में बाधा डालने की थी, जरूरत थी वो। और तीसरा, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग, इसके लिए कोई जूरी बैठेगी क्या? FIR आप उसके खिलाफ दर्ज नहीं कराओगे तो भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, इसमें कोई लबोलवाब नहीं, कोई इसमें चाशनी नहीं लगाई गई है, सीधा सा ये है। ठीक है, आम आदमी अगर ये कर दे पुलिस के साथ, तो पुलिस उसकी क्या आदत बढ़ाती है ज्यादा, इसको आप समझ सकते होंगे। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसे अधिकारियों, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मामले तो बढ़ेंगे, वो लापरवाह तो होंगे ही। गोयल साहब, कम शब्दों में आप अपनी बात रखिए कि क्या सच में जिस तरह की ये बातें यहाँ पर कही गई हैं, क्या इन सबसे कोरोना रुकेगा प्रदेश में, या लगातार इसी तरह से बढ़ता जाएगा? क्योंकि ढाबों को केवल सील किया गया है और कोई कार्रवाई नहीं। यतेंद्र जी, जिस प्रकार से बीजेपी लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों का समर्थन कर रही है, चाहे वो हिसार के जिला प्रधान हो जिन्होंने हांसी के SDM को धमकाया लॉकडाउन तोड़ने पर,
चाहे वहां के डॉक्टर रमेश पुनिया के ऊपर जननायक जनता पार्टी के किसी खास पार्टी के वर्कर के लिए उनको प्रताड़ित किया गया, मौजूदा हालात में डीएसपी के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को धमकाया गया। अगर इस प्रकार के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी तो हम कोरोना को रोकथाम नहीं कर पाएंगे। उनका जो मनोबल है हमारे डॉक्टरों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, वर्कर, बिल्कुल जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी जनता के साथ साथ सरकार की भी है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। आप सब बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े, आप सबका धन्यवाद। आगे भी इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।